Hello students, here I am with the blessings of सरस्वती। हाई स्कूल के चैप्टर में मैंने आपको सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव पर छोड़ा था। सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है नी, ना, ने। यह प्रायः उद्देश्य प्रकट करता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से बनता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना दैवी होता है। फॉरगिव इज द, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू जुड़ा हुआ है, क्षमा करना निकला ना, तो ये सब्जेक्ट हुआ इन्फिनेटिव का, ये हुआ सब्जेक्ट इन्फिनेटिव का और ये प्रेडिकेट है। इसके पहले हमने आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ाए थे जो अधिकतम 4 भागों में बताए गए थे। डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड या नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। इसका क्रम भी आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव आपको मैं आज समझा रहा हूं। ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से बनता है। अब आते हैं सब्जेक्ट टू जीरेंड पर। इसका भी अर्थ इन्फिनेटिव की तरह ही निकलता है, नी, ना, ने, लेकिन यह बनता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोक मीन्स धूम्रपान करना, आईएनजी जुड़ी हुई है ना। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये देखिए, स्मोक में आईएनजी जुड़ी हुई है, तो ये हो गया सब्जेक्ट जिरंड का, और इतना हो गया प्रेडिकेट। इसके पहले हम ये भी आपको बता चुके हैं कि इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। सेंटेंस रीऑर्डर करते समय सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। जैसे कि मैं असर्टिव सेंटेंस का रीऑर्डर आपको बता रहा हूं। पहले कि असर्टिव सेंटेंस का रीऑर्डरिंग कैसे किया जाता है। तो जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कहां है और वो सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में है। चारों पार्ट्स में है तो वो चारों पार्ट्स क्रमबद्ध रूप से सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। प्रेडिकेट पार्ट्स, हमने जब शुरुआत की थी इस चैप्टर की तो बताया था कि क्रिया या सहायक क्रिया को मिलाकर जो भाग लिखा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो सबसे पहला भाग प्रेडिकेट का क्या हुआ? क्रिया, मतलब वर्ब। प्रेडिकेट का पहला पार्ट है वर्ब, अर्थात क्रिया। भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही तो आएगी। अब वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो या ट्रांजिटिव वर्ब हो। कहने का तात्पर्य है कि वर्ब को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा है
इंट्रांजिटिव वर्ब, और चौथा है ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही? सब्जेक्ट के पार्ट्स रीऑर्डर करने के बाद हमारा ध्यान केंद्रित हमें जो करना है वो जाएगा वर्ब पर, क्योंकि प्रेडिकेट का पहला पार्ट यही है। अब सब्जेक्ट के बाद या तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी। अब सेंटेंस में वो दी जाएगी, आपको अपने आप प्रयोग नहीं करना है, वो केवल देखना है कि सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहां पर दी हुई है, ताकि सब्जेक्ट के बाद उसका प्रयोग कर सको। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को दूसरे शब्दों में लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ने का कार्य करे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक ये जो 12 टेंस है जो डिवाइडेड है, इनमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। सब्जेक्ट पार्ट्स रीऑर्डर करने के बाद फिर हम सेंटेंस में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहां है। अगर ये नहीं होगी तो फिर ये होगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी सब्जेक्ट को मेन वर्ब से जोड़ने का कार्य करती है। इनका फॉर्म अलग होता है और इनसे आप परिचित भी हैं, जैसे मे, कैन, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो इनको हिंदी में कहा जाता है अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक मतलब जिनमें कर्म न दिया हो, ऑब्जेक्ट ही न दिया हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एज, रमेश इज स्लीपिंग। अब हम सब्जेक्ट पार्ट्स पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट पार्ट्स की स्टडी करेंगे। इसमें ये प्रेडिकेट हुआ, हेल्पिंग वर्ब यहां शुरू है तो ये इसको हम हेल्पिंग वर्ब कह लें या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कह लें। ये जो वर्ब है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में दो भाग आ रहे हैं, जिसमें इज हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो स्लीपिंग है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तभी वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब मान लीजिए इसमें हम इन द रूम जोड़ दें, इन द रूम, ये तो भी ये वर्ब जो स्लीपिंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही रहेगी, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पता वाक्य में क्या, किसको, किसकी प्रश्न करने से लगता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और इसका उत्तर हमें मिलेगा कहां से? रमेश कमरे में सो रहा है, कहां? इन द रूम। कहने का मतलब ये जो है इन द रूम अगर जोड़ा जाएगा तो ये कंप्लीमेंट है, जो असर्टिव सेंटेंस की भाषा में अदर वर्ड्स के रूप में समझा जाता है। तो कंप्लीमेंट प्रेडिकेट का तीसरा पार्ट है, इसके विषय में बाद में बात करेंगे। मेरे समझाने का तात्पर्य अभी यह है कि ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये
किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं सेंटेंस को रीऑर्डर करते समय। तो अकर्मक क्रियाएं समझ में आई। जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है वो क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, ये चौथा पार्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब, इसके विषय में नेक्स्ट डे कल बात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।